कि सब कुछ सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना। आज हमारे जिस बिल्डिंगों में हम 50-50, 60 साल से रह रहे हैं, उन घरों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। ये एक जगह की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हमसे वो जमीन ले रही है तो क्या तो उसके बदले में मुआवजा दे या फिर उसके बदले में ऐसी पक्की जमीन हमें दे। अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की मां ने दूध नहीं पिलाया, वो हमारी जमीन ले लेगी। ये बात सरकार याद रखे। अगर सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी तरह। मीडिया के लोग यहाँ हैं, ये लोकतंत्र है। हम भी टैक्स देते हैं, जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हमारी संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने काम, हमें ही बर्बाद करने काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखे। हिसार की इस पावन धरती पे यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और जो साथी इस आंदोलन में हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। धार्मिक स्थल तो मैं बहुत जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसके साथ शिक्षा को भी जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ मैं वो देखने गया जहाँ साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसमें अंदर जो जिस तरह से चित्रण किया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा लगा देख के। ये जमीन पूर्ण रूप से जो एरिया है ये मिशनरी एरिया है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार किया। मैं यहाँ के उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ। देखो, धार्मिक तो हम आज़ादी के बाद होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाली धार्मिक होने से काम नहीं चलने का। जब तक आप अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलोगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। धर्म बहुत जरूरी है। धर्म हमें जोड़ता है। धर्म हमें सही गलत का एहसास कराता है। हमारे गुरु संत महापुरुष हमें बुराइयों को, परेशानियों से मुक्ति के लिए रास्ते बताते हैं, आगे बढ़ने को कहते हैं। लेकिन इस देश में असली रास्ता जो परेशानियां बुनियादी हमारे सामने हैं और भविष्य में जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को मात्र एक हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट दें। हम पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं और हमारे पल्ले में खाने को भी कुछ नहीं, तो भी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो हमें ये इंतजाम भी करना है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, कि हम अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को कामयाब करें। तब जाके शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। ये बनाने में आपको लंबा समय लगा होगा, और अगर ये आपने एक सरकारी योजना के खिलाफ अलग बनाया, अपने पैसे से बनाया, तो इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी होगी, एक लंबा समय लगा होगा और खूब पैसे भी लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी हल्के में अपनी विधानसभा जिता लो वोट का सही प्रयोग करके, तो ये विधायक जी के बाएं हाथ का काम है। इतना बड़ा प्रस्ताव बनाकर भेजना, उसको पास करवाना, उसका बजट सरकार से लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत छोटा सा काम है, जिसे बनाने में हमारे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश में अपने बुनियादी अधिकारों को खोते जा रहे हैं और पाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपनी लड़ाई को बुनियादी तौर पे लड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक संगठित नहीं होंगे, संगठित होके भी जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की इस देश में नामुमकिन है। हरियाणा में तो भाईचारे का इतना बुरा हाल है
कि हम भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं और भाईचारे में आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। कोई एक जाति समाज भाईचारा नहीं बना सकती, सब लोगों को मिलकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और भाईचारा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन पीछे से साजिश करके हमारे भाईचारे को नाकामयाब कर रहा है, इसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि घटना के पीछे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हर एक समस्या का कारण और हर कारण का, हर समस्या का निवारण, किस तरह से हम अपने देश में अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करें, इसके बारे में भी जवानी को सोचना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग हमसे सवाल करते हैं, अक्सर ये सवाल आता है मैदान में कि भाई ने पार्टी क्यों बनाई। आपके बराबर में लगता हुआ प्रदेश है पंजाब, अगर पार्टी नहीं बनाई होती तो शायद आज भी मेरा वही हाल हो रहा था जो पंजाब वालों का हो रहा है। आपने वहां देखा उनकी सरकार क्या कर रही है। जो अपनी कौम के लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसको पता नहीं क्या क्या कहकर उसके खिलाफ और उसका इनकाउंटर करने का, उसको जेल में बंद करने का, उसका इंतजाम करने का तैयारी जो है सरकार रखती। मैं बहुत दिन पहले सोच रहा था कि कभी ना कभी तो हमारे लोगों को ये एहसास होगा कि अगर हमने 2020 में अपने कपड़े ना बदले होते, सामाजिक संगठन के साथ साथ जो है, जो हमारी पहचान थी, अपनी मूवमेंट को राजनीतिक ना किया होता, तो ये सरकार आरोप लगा के अब तक कई बार मार चुकी होती है हमारे लोगों को। जो आज पंजाब में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में 2020-21 में ही हो जाता, चुनाव से पहले। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को मानने वाले, सदगुरु रविदास, कबीर, गुरु नानक देव को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम दुश्मन को, अगर दुश्मन की साजिश को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये हिसार है, हिसार की एक अपनी पहचान है। हिसार के साथ हरियाणा की भी अपनी पहचान है, देश की भी अपनी पहचान है, लेकिन इस पहचान में बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपका हिसार में क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, आपकी हरियाणा में क्या हैसियत है और आपकी देश में क्या हैसियत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। ये मेरा साथी बैठा है, मेरे साथ जेल में था जब रविदास गुरुगढ़ टूटा, ये यहाँ बैठा है भाई। ये और भी आए हैं क्या साथ वाले? कहाँ हैं? ये 5 भाई थे इधर के, बलकार, कुलदीप, राम मेहर, वीरेंद्र और रोहतास। है कोई साइन में से इसके अलावा? 2, 3 और कहाँ हैं? ये 5 लोग थे जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, जो उस लड़ाई में, उस संघर्ष में जेल गए थे। और मैं इन 5 भाइयों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा से सबसे ज़्यादा साथी थे। मैं हरियाणा का पुनः धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने गुरुओं, संतों के अपमान का बदला लेने के लिए वो संघर्ष किया। 60 से ज़्यादा दिन ये लोग जेल में रहे और निकम्मी सरकार को इनके संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। और वो जगह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने बहाल की। ऐसा ही गुरुघर था जैसा आपका वहाँ बना हुआ है, वो हमारा 600 साल पुराना गुरुघर है, 550 साल पुराना। वहाँ सदगुरु रविदास जी महाराज 3 महीने से ज़्यादा रुके। वो हमारी विरासत है, उसको उन्होंने छीनने का काम किया। हरियाणा, पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सेदारी की। आपके संघर्ष की वजह से हमारी विरासत बचाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन जो विरासत बाबा साहब अम्बेडकर अपने जाते समय आपको देके गए थे, ये कह के कि मैं तमाम तरह के अपमान, अन्याय, जुल्म, मुसीबतें, कठिनाइयां सह के इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। अगर इसको आप आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज कहाँ है नौकरी? आप अपने आप से सवाल करो। आज कहाँ है सरकारी नौकरियाँ? सारे सरकारी सिस्टम को बेच रही है सरकार, सब निजीकरण के भेंट चढ़ा रही है। उसके अलावा किसान के क्या हाल है आप देख लो। आपके क्षेत्र में किसानी खूब है। परसों हमारे यहाँ ओले पड़े हैं, गेहूं की फसल चरम पे थी, सारी फसल मिट्टियामेट हो गई है। अब सरकार मुआवजे के नाम पर मजाक करेगी, किसी को 20 रुपये पकड़ाओगी, किसी को 50 रुपये पकड़ाओगी, किसी को 100 रुपये पकड़ाओगी। ये क्यों? क्योंकि ना तो किसानों की सरकार है,
ना मजदूरों की सरकार है। हमारे लोग तो बड़े पैमाने पे मजदूर हैं। न्यूनतम वेतन यहीं हमारे वकील साथी बैठे हैं, एक प्रदेश है यहाँ तेलंगाना, अगर आपने नाम सुना, तेलंगाना एक प्रदेश है, वहाँ न्यूनतम वेतन मजदूरों को 900 रुपये मिलता है। आप पता करवा लेना, जो मजदूरी के लिए जाता है उसको 900 रुपये न्यूनतम वेतन मिलता है मजदूर को। आपके यहाँ कितना मिलता है? 400-500, आधे का फर्क है। समझ रहे हो? सरकार को यहाँ रहने वाले वंचित वर्ग दिखाई नहीं देते हैं। मजदूर तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, किसान की तरफ तो भले ही आंख देख ले, लेकिन मजदूर नहीं दिखाई देता है। और आज महंगाई के क्या हाल है? आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो, अच्छा खाना और पीने का सामान अपने बच्चे को व्यवस्था नहीं कर सकते हो, अपने घर में अच्छा की सामग्री नहीं ला सकते, ऐसे हालात हो गए हैं। फिर नफरत, अभी आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान से लाके 2 बच्चों को यहाँ इसे हिसार के बॉर्डर में लाके शायद उन्होंने जला भिवानी में। इस नफरत का सामना करना पड़ेगा, जातिगत हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा, मजहबी हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे आप इस देश में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है? साहब कहते थे जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का अपमान नहीं होता है, जिनका राज होता है उनके हाथ किसी के आगे ऐसे फैले हुए नहीं होते। लेकिन आज भी अगर हमारे लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, आज भी अगर हम सरकारों से नौकरी से लेकर सब कुछ मांग रहे हैं, तो फिर हमारा राज तो नहीं आया। तो हमने तो अपने महापुरुषों के सपनों को भी कुचल दिया। जो उम्मीद और सपने वो हमसे लगाया करते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आपने हमारी आने वाली औलाद इस देश में हमारी बातों को सुनकर कुछ आगे बढ़ के दिखाऊंगी। एक समस्या और है, अगर कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के चले तो अमीरों को ज़्यादा, वो अपने आप को जो है अमीरों की आंखों में ज़्यादा खटकता है। वो ये तो महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ है। जिन बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार दिलाते कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट तैयार होगा। आज उन्हीं समाज में ये पता नहीं क्या नई वो होगी कि वो किसी गरीब के बेटे का साथ देने को राजी नहीं है। भाई अगर सब अमीरों के साथ खड़े होंगे तो फिर गरीब अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? आप बताओ। या आप जितने नौजवान यहाँ बैठे, आप अपने मन से बताओ किस अमीर ने आपके दुख उठते हैं? आप बताओ मुझे। कोई अमीर अपनी जेब से पैसे लेके आओ के लिए रोटी नहीं है तो रोटी खा ले भाई, रोजगार नहीं तो नौकरी ले ले। आप बताओ जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, कोई आपकी फीस के पैसे देना आया हो, कोई आपको पेपर नहीं जा रहे हैं, पेपर का खर्चा नहीं, हमसे ले जाओ। आपके घर में आटा नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं तो हमसे ले जाओ। फिर अगर आप ये सोचते हो कि अमीर आपकी ज़िंदगी बदलेंगे तो आपसे बड़ा बुरा कौन हो सकता है? बताओ। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये बैसाखियों का सहारा छोड़ दो, कोई आके आपकी ज़िंदगी बदलेगा, ये भी आप जान लो। कोई ना मसीहा पैदा होने का, ना कोई ज़िंदगी बदलने का। आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़नी पड़ेगी मेरे भाइयों। समाज में तो अभी इतना तैयार नहीं हुआ। देखो मैं भी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मगर समाज इतना तैयार नहीं हुआ, पैरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, हाथ कम पकड़ता है। मैं तो फिर भी अलग हूँ कि सब मेरे पे तो चलो ज़्यादा जो है महापुरुषों का आशीर्वाद है, मेरी तो फिर भी सब लोग मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने गांव में लड़ने के लिए खड़े होंगे तो हो सकता है पहले विरोध वहीं से हो। इसलिए मैं आप सब भाइयों से ये कहूँगा, भाई पढ़ाई करो बहुत बढ़िया करके, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई रोजगार, बिजनेस, कोई हाथ की दस्तकारी के बारे में सोचो। तमाम दुनिया रह रही है। या फिर इतनी ताकत बनाओ कि आपको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाई रोटी तो आप भी खाते हो, रोटी दूसरा भी खाता है, दिमाग आप में कम थोड़ा ही है। या फिर कहो आप में दिमाग कम है। अगर आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कारण होगा? कुदरत ने 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर आपको भी दिए हैं, 2 कान आपको भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं। दूसरे लोगों को तरक्की कर रहे हैं, आप डाउन को जा रहे हो। ऐसा क्यों भाई? आज का जो लोकतंत्र है वो भी गुलाम टाइप हो गया है। चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसों की जरूरत है, चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसों की जरूरत है कि भाई कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ ही नहीं सकता। सरकार कह रही है कि विधानसभा लड़ना 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। 30 लाख के करीब सीमा है, कहीं 30 लाख है, कहीं 33 लाख है, कहीं 25 लाख है। अब आप सोचो कि अगर 25 लाख थारे में तो कितनों के अकाउंट में होंगे? जरा हाथ खड़े करके बताइए भाई मुझे।
तो तुम तो लड़ने लायक ही नहीं हो। वो तो तुम्हें उन्होंने गोली दी थी। तो आप ये समझो कि राजनीति को भी उन्होंने, लोकतंत्र को भी उन्होंने धनतंत्र के नीचे दबा दिया है कि पैसे वाले लोग राजनीति कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब गली गली घूम के उन्होंने भाईचारा तैयार करके समाज में ये ऊर्जा पैदा की कि रिक्शा चलाने वाला भी, खेत में काम करने वाला भी, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपनी वोट को तैयार करके आगे बढ़ सकता है। आज फिर हम वहीं खड़े, पैसे हमारे पास हैं नहीं, मगर हम राजनीति में कामयाब होना चाहते हैं तो बिना समाज को तैयार किए नहीं हो सकते हैं। देखो ये पढ़ा लिखा भाई है हमारा रजत, सारी लड़ाई में खड़ा रहता है ये, मगर राजनीतिक जानकारी नहीं है। नू बताओ जी, पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, आप बताओ मुझे। दुश्मन भी नू चाह रहा हमारा ऐसा आदमी कामयाब हो जिसपे ABCD ना लिखनी आती हो, जो मोहर भी हमारे कहीं से लगा हुआ है, और आप भी भाई ऐसा ही कर रहे हो, फिर तो क्या फर्क बचेगा बताओ। सरपंच से लेकर विधायक को हमारे कौन से आदमी को बनाना चाहते हैं? जिस आदमी पे कुछ आता ही ना उसे ही तो। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कि भाई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। आपके अंदर क्षमता है, आप शासन सत्ता में आ सकते हो, आप मालिक बन सकते हो, आप अपने लोगों की परेशानी हल कर सकते हो। मैंने मध्य प्रदेश में कहा था, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप मुझे समस्या लिखवा दो कि जी हमारी ये समस्या है, और मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, पहले दिन आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ना हुई तब कहना मुझे। ये वोट की शक्ति है, इसके आगे बड़े बड़े राजे महाराजे भी आपके पैर पकड़ते हैं, आगे प्राइम मिनिस्टर आपके पैर धोता है, नू थोड़ा धोता है। अगर वोट की शक्ति चली गई आपके मोहल्लों में भी नहीं पैर रखने का कोई। ये वोट की शक्ति है, किसानों का ये लोन माफ हो जाता है। ये वोट की शक्ति है कि सरकार आपको राशन दे रही है, वरना सरकार को तो ये भी परवाह नहीं है कि आप मरो या जियो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आज़ादी हुए भी हमें जो है बात 75-76 साल हो गए, अब तो आँख खोल लो। अगर इब भी नहीं खोलोगे तो कब का इंतजार कर रहे हो? जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सब चीजें, जिब जागोगे क्या? यहाँ यो भी पढ़ना है क्या? सर नाम अंबेडकर बस्ती के लोगों को परेशान ना करे सरकार। अंबेडकर बस्ती हमारी, वहाँ क्या परेशानी है कोई बताओगा मुझे? एक आदमी बता दो खड़े हुए, क्या समस्या है बताइए। ये दो इसे लेके बताओ जो ने सुना है। जब बाकी शांत रहियो भाई, ऑन कर दो। लो जी, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। लो बताओ अपनी समस्या बताओ पहले आप। समस्या ठीक है, चल रहा है। समस्या ये सर है, हमारी अंबेडकर बस्ती 50-55 साल से गरीब लोग और गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ अपना जीवन बसर कर रहे हैं कच्चे पक्के। इम्पोर्टेंट बात है, ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। आज़ादी से पहले हम लोग बड़े पैमाने पर गांव के बाहरली तरफ निवास करा करते थे। 14 अगस्त 1947 को जो हमारी हालत थी, देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब भी हमारी वही हालात थी। ना तो हमें ज़मीन दी गई, ना रोजगार दिया गया, ना किसी संपत्ति में बंटवारा हुआ, ना उद्योग धंधों में बंटवारा हुआ, ना ही कोई पैसा दिया गया। पाकिस्तान भी बना, वहाँ के लोगों को भी पैसा दिया गया, भाई आप अपनी सरकार का चलाओगे। लेकिन यहाँ रहने वाले जो बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। वो थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करके जो ज़मीनें सरकारों ने उसके बाद में अलॉट की, उस पर काबिज हो गया। अब सरकार पिछली जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, ये सब जगह पे उन ज़मीनों को वापस लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोज दे रखा था इन्होंने कि ये ज़मीनें सरकार की, सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। ये भी सच है कि सब कुछ सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना। आज हमारे जिस बिल्डिंगों में हम 50-50, 60 साल से रह रहे हैं, उन घरों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। ये एक जगह की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हमसे वो ज़मीन ले रही है तो क्या तो उसके बदले में मुआवजा दे, या फिर उसके बदले में ऐसी पक्की ज़मीन हमें दे।
अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की माँ ने दूध नहीं पिलाया, वो हमारी जमीन ले लेगी। ये बात सरकार याद रखे। अगर सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी तरह। मीडिया के लोग यहाँ हैं, ये लोकतंत्र है। हम भी टैक्स देते हैं, जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हमारी संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने का काम, हमें ही बर्बाद करने का काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ एक अंबेडकर बस्ती के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरे हरियाणा में जहां भी मेरी बात को आप पहुंचा देना, जहां भी इस तरह से हमारी जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है, वो सारी जगह चिन्हित करके एक बड़ा आंदोलन हम हरियाणा में करेंगे और मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि ये अन्याय सहने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। हमारे पुरखों ने अन्याय सहा था, क्योंकि तब हम पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये अन्याय हम सहने के लिए किसी भी कीमत पे। सरकार इसे हमारा चैलेंज माने और सरकार हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। इस बात को अच्छी तरह सरकार समझ ले। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, LIU IB के लोग भी होंगे। अगर सरकार ये मूर्खता कर बैठेगी ये सोच के कि ये तो कुछ बस्ती हैं, इनकी तो कोई आवाज नहीं सुनेगा, अभी इनके वारिस हैं, अभी इनके रक्षक हैं, अभी इनके परिवार के लोग हैं, हम अपने खून का एक कतरा जो है आंदोलन में बहा देंगे, लेकिन अपने लोगों की जमीन नहीं। ये हमारी जमीन है, जमीन की लड़ाई हम जमीन पर लड़ेंगे और अपनी एक एक गज जमीन को लेकर रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देने के, चाहे सरकार हो या कोई भी। और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो आज अंबेडकर बस्ती का मामला, कल आपके गांव गली में भी आओगी ये बात, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। अभी हल्द्वानी में इन्होंने इंतजाम किया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। फिर इन्होंने डगरानी उत्तराखंड में कल परसों रात में 250 घर तोड़ दिए। ये आग लगी है आपको बिल्कुल जीरो पे ले जाने की, आपकी जमीन छीन लेने की। अभी ये किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून लाए थे। आप तैयार हो जाओ मेरे लोगों, वरना पछताना पड़ेगा आप लोगों को। फिर मैं बता रहा हूँ, जो लोग शहरों में बस रहे वहां प्लान ला रहे हैं, मास्टर प्लान, कभी चौड़ीकरण के नाम पे, कभी कि यहाँ मॉल बनाएंगे, यहाँ से मेट्रो निकालेंगे। हमारी बस्तियों से निकल रही है मेट्रो, वो मेट्रो नहीं निकल रही, हमें हमारी बस्तियों से उजाड़ने की तैयारी चल रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे लोग शहरों में रहें, शहरों में काम करें, पढ़े लिखे और कामयाब हो। ये एक षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ सब लोगों को तैयार होकर मोर्चा लेना पड़ेगा। जैसे हमने 12 फरवरी को मध्य प्रदेश लाया था, ऐसे ही अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम यहाँ की राजधानी को भी जो है चंडीगढ़ ही बैठेगी भाई जी, चंडीगढ़ को भी लाने का काम जो है ना हम अपनी पूरी ताकत से करेंगे। सरकार इस बात को याद रखें। हम कोई चूक नहीं करने के, हम छीनने के बाद रोने का काम नहीं करने के। अब बहुत हो गया है, हम पहले से तैयारी करेंगे और जबरदस्त करके मोर्चा लेंगे और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। हम किसानों की तरह जैसे किसान लड़े थे इस तरह से लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छीनने देंगे। और उजाना जिंद में बाबा साहब का स्टैचू सरकार ने उखाड़ा और झूठा आश्वासन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखो भाई मेरी बात सुन लो, इस पर मेरा मत थोड़ा सा विपरीत है आप लोगों से। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं मैं किताबों में हूँ, जो ये कहते हैं मुझे पूजने की नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत है, उन बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान बनाने के अलावा हमने सारे काम बंद कर दिए उनके कहे हुए। उन्होंने कहा समाज से संगठित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा संघर्ष करो, वो नहीं कर रहे। बस उनकी स्टैचू लगा रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, ये समझ के हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, घर में पढ़ के सो रहे हैं। एक दिन जयंती के दिन याद करते हो, क्या कमाल की बात कर रहे हो यार। मैं कह रहा आप लगानी है ना, अपनी सरकार बना के 100 फीट की लगाओ, जैसे सरदार पटेल साहब की लगाई है मोदी जी ने, आप भी लगाओ 100-1000 फीट की, लेकिन अपनी हैसियत तो बनाओ। मूर्ति तो हर गांव में लगी, बताओ आपकी जिंदगी बदल रही है क्या? गलत रास्ते चल रहे हो। मैं इस रास्ते का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने कहा कि मेरे मरने के बाद मैं जहां मैं मर जाऊं वहीं दफना देना, मेरी मंदिर मूर्ति मत बनाना, अपने बच्चों को हो सके तो पढ़ाना। अपने महापुरुषों की बात तो सुनो। बुद्ध ने भी कहा
अपो दीपक भव, मैं भगवान नहीं हूँ, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके अंदर है सारी ताकत। भाई किसी की तो सुन लो, मान्यवर काशीराम साहब की सुन लो, किसी की तो सुनो, सदगुरु रविदास जी महाराज की सुन लो, गुरु नानक देव सुन लो, किसी की तो सुनो। आप तो सुनते भी किसी की नहीं, किसी के रास्ते में चलते, तो बताओ आपका उद्धार कैसे हो जाएगा भाई? भाई आपके महापुरुष आपको रास्ता दिखा गए, आप नहीं चलोगे तो नुकसान किसका होगा बताओ? दिल्ली में तो वो 550 साल पुराना मामला था, और आपके स्वाभिमान सम्मान का तो वो तो हमने इसलिए लड़ा। लेकिन आप लोग ये तो सोचो कि आपकी तरक्की के रास्ते स्कूल से खुलेंगे या कहाँ से खुलेंगे? भाई मैं इस बात को देख के खुश हुआ कि आपने लाइब्रेरी बना रखी है, आपने इतना बढ़िया हॉल बना रखा, समाज बैठे या कोई का आयोजन करे, आपने बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर रखा है, महापुरुषों की तस्वीरें लगा कोट कर रखे हैं, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन महापुरुषों के रास्ते में ना चल के उनको पूछ लो कैसे तरक्की हो जाएगी भाई बताओ? स्कूल में जो किताबें हैं उनको सर पर रख के पढ़ो, सर पर रख के कामयाब हो गए या पढ़ के कामयाब हो गए बताओ? अगर सर पर रख के कामयाब होते तो भाई मुझे भी बता दो, फिर मैं कौन सी किताब रखूं जो थारी जिंदगी बदल जा। इसलिए सही रास्ते पर चलो तो तरक्की होगी, गलत रास्ते पर चलोगे तो गड्ढे में जाकर गिरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे सभा में जाना है। आप हर गांव में अम्बेडकर भवन बनवा लो मेरे दे, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ताकत तो दे दो। मेरी बात नहीं सुनी भाई साहब, गुरुजी आपके पैर मट रहा है। रुक जाओ तो ये इनको बुलाओ। अच्छा जी ठीक है, चलो भाई बताओ। हरियाणा में बहुत सालों से हर गांव में बाबा साहब का भवन है, संत श्रीमणि गुरु रविदास जी का भवन है, वहाँ पे साहब की बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है। अब पिछले 2-3 सालों से एक सिस्टम चल पड़ा, सरकार जो है उन जगहों को अवैध बता के और फोर्स बुला के बाबा साहब की प्रतिमाओं को उखाड़ने का काम करिए। खाली उजाना का मामला नहीं है, बहुत सारे गाँवों का मामला है। और यही नहीं जिस जगह पे बाबा साहब के भवन बने हुए हैं, नई पंचायत आ रही है, रेजुलेशन पास करके वो जगह भी वापस कॉमन लैंड में देने का काम करिए। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इस पे। इसके लिए हमने सरकार से कोई जवाब मांगा, सरकार से जवाब मांगा। सरकार बिल्कुल जो उखाड़ने वाले हैं मूर्तियाँ, वो सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग आपके खिलाफ हैं और हम परमिशन नहीं देंगे आगे आपकी मूर्तियों को एग्जिस्ट करने। आप इस पूरे मामले को अगर मुझे इसका बना कर दे दोगे रिपोर्ट कार्ड, फिर हम इस पर बात कर लेंगे जब आप मुझे, और उसमें 2, 4, 6 ऐसे मामले हो जिनकी बहुत सारे मामले हैं सर, आपको जो आपकी बात को जस्टिफाई करता हो। ठीक है भाई, ये मामला संज्ञान में आ गया, इसमें आप लोगों की मदद करेंगे। सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी तरह, मीडिया के लोग यहाँ हैं, ये लोकतंत्र है, हम भी टैक्स देते हैं, जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, हमारी संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने काम, हमें ही बर्बाद करने काम करोगे तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा, सरकार याद रखे। हिसार की इस पावन धरती पे यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और जो साथी इस आंदोलन में हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। धार्मिक स्थल तो मैं बहुत जाता हूँ, लेकिन एक ऐसा धार्मिक स्थल जिसके साथ शिक्षा को भी जो है बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ मैं वो देखने गया जहाँ साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसमें अंदर जो जिस तरह चित्रण किया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा लगा देख के। ये जमीन पूर्ण रूप से जो एरिया है ये मिशनरी एरिया है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह तैयार किया। मैं यहाँ के उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ। देखो, धार्मिक तो हम आज़ादी के बाद होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाली धार्मिक होने से काम नहीं चलने का। जब तक आप अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलोगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। धर्म बहुत जरूरी है, धर्म हमें जोड़ता है।
धर्म हमें सही गलत का एहसास कराता है। हमारे गुरु संत महापुरुष हमें बुराइयों को, परेशानियों से मुक्ति के लिए रास्ते बताते हैं, आगे बढ़ने को कहते हैं। लेकिन इस देश में असली रास्ता जो परेशानियां बुनियादी हमारे सामने हैं और भविष्य में जिन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन परेशानियों को मात्र एक हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट दें। हम पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं और हमारे पल्ले में खाने को भी कुछ नहीं, तो भी हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो हमें ये इंतजाम भी करना है, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, कि हम अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल करें और अपने लोगों को कामयाब करें, तब जाके शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो जाए। ये बनाने में आपको लंबा समय लगा होगा, और अगर ये आपने एक सरकारी योजना के खिलाफ अलग बनाया, अपने पैसे से बनाया, तो इस पर आपकी बहुत मेहनत लगी होगी, एक लंबा समय लगा होगा और खूब पैसे भी लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपने इसी हल्के में अपनी विधानसभा जिता लो वोट का सही प्रयोग करके, तो ये विधायक जी के बाएं हाथ का काम है। इतना बड़ा प्रस्ताव बनाकर भेजना, उसको पास करवाना, उसका बजट सरकार से लेके आना और उसको बनाना, ये बहुत छोटा सा काम है, जिसे बनाने में हमारे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि आज भी हम अपने देश में अपने बुनियादी अधिकारों को खोते जा रहे हैं और पाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें अपनी लड़ाई को बुनियादी तौर पे लड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब तक संगठित नहीं होंगे, संगठित होके भी जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तरक्की इस देश में नामुमकिन है। हरियाणा में तो भाईचारे का इतना बुरा हाल है कि हम भाईचारा जोड़ने का काम करते हैं और भाईचारे में आपस में झगड़े हो रहे हैं। कोई एक जाति समाज भाईचारा नहीं बना सकती, सब लोगों को मिलकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और भाईचारा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। कौन पीछे से साजिश करके हमारे भाईचारे को नाकामयाब कर रहा है, इसके पीछे भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि घटना के पीछे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि हर एक समस्या का कारण और हर कारण का, हर समस्या का निवारण, किस तरह से हम अपने देश में अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करें, इसके बारे में भी जवानी को सोचना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग हमसे सवाल करते हैं, अक्सर ये सवाल आता है मैदान में कि भाई ने पार्टी क्यों बनाई। आपके बराबर में लगता हुआ प्रदेश है पंजाब, अगर पार्टी नहीं बनाई होती तो शायद आज भी मेरा वही हाल हो रहा था जो पंजाब वालों का हो रहा है। आपने वहाँ देखा उनकी सरकार क्या कर रही है। जो अपनी कौम के लिए लड़ने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसको पता नहीं क्या क्या कह के उसके खिलाफ और उसका इनकाउंटर करने का, उसको जेल में बंद करने का, उसका इंतजाम करने का तैयारी जो है सरकार रखती। मैं बहुत दिन पहले सोच रहा था कि कभी ना कभी तो हमारे लोगों को ये एहसास होगा कि अगर हमने 2020 में अपने कपड़े ना बदले होते, सामाजिक संगठन के साथ साथ जो हमारी पहचान थी, अपनी मूवमेंट को राजनीतिक ना किया होता, तो ये सरकार आरोप लगा के अब तक कई बार मार चुकी होती हमारे लोगों को। जो आज पंजाब में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में 2020-21 में ही हो जाता, चुनाव से पहले। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को मानने वाले, सदगुरु रविदास, कबीर, गुरु नानक देव को मानने वाले, तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम दुश्मन को, अगर दुश्मन की साजिश को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये हिसार है, हिसार की एक अपनी पहचान है। हिसार के साथ हरियाणा की भी अपनी पहचान है, देश की भी अपनी पहचान है। लेकिन इस पहचान में बहुजन समाज के लोग कहाँ हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपका हिसार में क्या हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, आपकी हरियाणा में क्या हैसियत है और आपकी देश में क्या हैसियत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। ये मेरा साथी बैठा, मेरे साथ जेल में था जब रविदास गुरुगढ़ टूटा, ये यहाँ बैठा भाई।
ये और भी आए हैं क्या साथ वाले? कहाँ हैं? 5 आदमी ये रहे। ये 5 भाई थे इधर के, बलकार, कुलदीप, राम मेहर, वीरेंद्र और रोहतास। है कोई सा इनमें से इनके अलावा? 5 2 3 और कहाँ हैं? ये 5 लोग थे जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा, जो उस लड़ाई में, उस संघर्ष में जेल गए थे। और मैं इन 5 भाइयों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हरियाणा से सबसे ज़्यादा साथी थे। मैं हरियाणा का पुनः धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने गुरुओं संतों के अपमान का बदला लेने के लिए वो संघर्ष किया। 60 से ज़्यादा दिन ये लोग जेल में रहे और निकम्मी सरकार को इनके संघर्ष के आगे झुकना पड़ा, और वो जगह जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने बहाल की। ऐसा ही गुरुघर था जैसा आपका वहाँ बना हुआ है, वो हमारा 600 साल पुराना गुरुघर है, 550 साल पुराना। वहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज 3 महीने से ज़्यादा रुके। वो हमारी विरासत है, उसको उन्होंने छीनने का काम किया। हरियाणा, पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सेदारी की। आपके संघर्ष की वजह से हमारी विरासत बचाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन जो विरासत बाबा साहब अम्बेडकर अपने जाते समय आपको दे के गए थे, ये कह के कि मैं तमाम तरह के अपमान, अन्याय, जुल्म, मुसीबतें, कठिनाइयां सह के इस कारवा को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। अगर इसको आप आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। आज कहाँ है नौकरी? आप अपने आप से सवाल करो। आज कहाँ है सरकारी नौकरियाँ? सारे सरकारी सिस्टम को बेच रही है सरकार, सब निजीकरण के भेंट चढ़ा रही है। उसके अलावा किसान के क्या हाल है आप देख लो। आपके क्षेत्र में किसानी खूब है। परसों हमारे यहाँ ओले पड़े हैं, गेहूं की फसल चरम पे थी, सारी फसल मिट्टियामेट हो गई है। अब सरकार मुआवजे के नाम पर मजाक करेगी, किसी को 20 रुपये पकड़ाओगी, किसी को 50 रुपये पकड़ाओगी, किसी को 100 रुपये पकड़ाओगी। ये क्यों? क्योंकि ना तो किसानों की सरकार है, ना मजदूरों की सरकार है। हमारे लोग तो बड़े पैमाने पर मजदूर हैं। न्यूनतम वेतन, यही हमारे वकील साथी बैठे हैं, एक प्रदेश है यहाँ तेलंगाना, अगर आपने नाम सुना, तेलंगाना एक प्रदेश है, वहाँ न्यूनतम वेतन मजदूरों को 900 रुपये मिलता है। आप पता करवा लेना, जो मजदूरी के लिए जाता है उसको 900 रुपये न्यूनतम वेतन मिलता है मजदूर को। आपके यहाँ कितना मिलता है? 400-500, आधे का फर्क है। समझ रहे हो? सरकार को यहाँ रहने वाले वंचित वर्ग दिखाई नहीं देते हैं। मजदूर तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, किसान की तरफ तो भले ही आंख देख लें, लेकिन मजदूर नहीं दिखाई देता है। और आज महंगाई के क्या हाल है? आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो, अच्छा खाना और पीने का सामान अपने बच्चे को व्यवस्था नहीं कर सकते हो, अपने घर में अच्छा की सामग्री नहीं ला सकते, ऐसे हालात हो गए हैं। फिर नफरत, अभी आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान से ला के 2 बच्चों को यहाँ इसे हिसार के बॉर्डर में लाके शायद उन्होंने जला, भिवानी में। इस नफरत का सामना करना पड़ेगा, जातिगत हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा, मजहबी हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे आप इस देश में अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर भी नहीं है? साहब कहते थे जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों का अपमान नहीं होता है, जिनका राज होता है उनके हाथ किसी के आगे ऐसे फैले हुए नहीं होते। लेकिन आज भी अगर हमारे लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, आज भी अगर हम सरकारों से नौकरी से लेकर सब कुछ मांग रहे हैं, तो फिर हमारा राज तो नहीं आया। तो हमने तो अपने महापुरुषों के सपनों को भी कुचल दिया। जो उम्मीद और सपने वो हमसे लगाया करते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आपने, हमारी आने वाली औलाद इस देश में हमारी बातों को सुनकर कुछ आगे बढ़ के दिखाऊंगी। एक समस्या और है, अगर कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के चले तो अमीरों को ज़्यादा, वो अपने आप को जो है अमीरों की आंखों में ज़्यादा खटकता है वो। ये तो महापुरुषों के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिन बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार दिलाते कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आज उन्हीं समाज में ये पता नहीं क्या नहीं वो होगी कि वो किसी गरीब के बेटे का साथ देने को राजी नहीं है। भाई अगर सब अमीरों के साथ खड़े होंगे तो फिर गरीब अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? आप बताओ। या आप जितने नौजवान यहाँ बैठे आप अपने मन से बताओ, किस अमीर ने आपके दुख उठे? आप बताओ मुझे। कोई अमीर अपनी जेब से पैसे लेके आओ के लिए रोटी नहीं है तो रोटी खा ले भाई, रोजगार की तो नौकरी ले ले। आप बताओ जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, कोई आपकी फीस के पैसे देना आया हो?
कोई आपको पेपर नहीं जा रहे हैं, पेपर का खर्चा नहीं, हमसे ले जाओ। आपके घर में आटा नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं, तो हमसे ले जाओ। फिर अगर आप ये सोचते हो कि अमीर आपकी ज़िंदगी बदलेंगे, तो आपसे बड़ा बुरा कौन हो सकता है बताओ। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। ये बैसाखियों का सहारा छोड़ दो, कोई आके आपकी ज़िंदगी बदलेगा, ये भी आप जान लो। कोई ना मसीहा पैदा होने का, ना कोई ज़िंदगी बदलने का। आपको अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी मेरे भाइयों। समाज में तो अभी इतना तैयार नहीं हुआ। देखो, मैं भी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मगर समाज इतना तैयार नहीं हुआ। पैरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, हाथ कम पकड़ता है। मैं तो फिर भी अलग हूँ कि सब मेरे पे तो चलो ज़्यादा जो है महापुरुषों का आशीर्वाद है, मेरी तो फिर भी सब लोग मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने गांव में लड़ने के लिए खड़े होंगे तो हो सकता है पहले विरोध वहीं से हो। इसलिए मैं आप सब भाइयों से ये कहूँगा, भाई पढ़ाई करो बहुत बढ़िया करके। नौकरी नहीं मिल रही तो कोई रोजगार, बिजनेस, कोई हाथ की दस्तकारी के बारे में सोचो। तमाम दुनिया रह रही है। या फिर इतनी ताकत बनाओ कि आपको किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाई रोटी तो आप भी खाते हो, रोटी दूसरा भी खाता है। दिमाग आप में कम थोड़ा ही है, या फिर कहो आप में दिमाग कम है। अगर आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कारण होगा। कुदरत ने 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर आपको भी दिए हैं, 2 कान आपको भी दिए हैं, उन्हें भी दिए हैं। दूसरे लोगों को तरक्की कर रहे हैं, आप डाउन को जा रहे हो। ऐसा क्यों भाई? आज का जो लोकतंत्र है वो भी गुलाम टाइप हो गया है। चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसों की जरूरत है, चुनाव लड़ने के लिए इतने पैसों की जरूरत है कि भाई कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ ही नहीं सकता। सरकार कह रही है कि विधानसभा लड़ना 30 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। 30 लाख के करीब सीमा है, कहीं 30 लाख है, कहीं 33 लाख है, कहीं 25 लाख है। अब आप सोचो कि अगर 25 लाख थारे में तो कितनों के अकाउंट में होंगे, जरा हाथ खड़े करके बताइए भाई मुझे। तो तुम तो लड़ने लायक ही नहीं हो। वो तो तुम्हें उन्होंने गोली दी थी। तो आप ये समझो कि राजनीति को भी उन्होंने, लोकतंत्र को भी उन्होंने धनतंत्र के नीचे दबा दिया है कि पैसे वाले लोग राजनीति कर सकते हैं। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब गली गली घूम के उन्होंने भाईचारा तैयार करके समाज में ये ऊर्जा पैदा की कि रिक्शा चलाने वाला भी, खेत में काम करने वाला भी, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अपनी वोट को तैयार करके आगे बढ़ सकता है। आज फिर हम वहीं खड़े, पैसे हमारे पास हैं नहीं, मगर हम राजनीति में कामयाब होना चाहते हैं तो बिना समाज को तैयार किए नहीं हो सकते हैं। देखो, ये पढ़ा लिखा भाई है हमारा रजत, सारी लड़ाई में खड़ा रहता है ये, मगर राजनीतिक जानकारी नहीं है। नू बताओ जी, पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बताओ मुझे। दुश्मन भी नू चाह रहा हमारा ऐसा आदमी कामयाब हो जिसपे ABCD ना लिखनी आती हो, जो मोहर भी हमारे कहीं से लगा हुआ है, और आप भी भाई ऐसा ही कर रहे हो। फिर तो क्या फर्क बचेगा बताओ। सरपंच से लेकर विधायक वो हमारे कौन से आदमी को बनाना चाहते हैं? जिस आदमी पे कुछ आता ही ना उसे ही तो। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कि भाई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। आपके अंदर क्षमता है, आप शासन सत्ता में आ सकते हो, आप मालिक बन सकते हो, आप अपने लोगों की परेशानी हल कर सकते हो। मैंने मध्य प्रदेश में कहा था, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप मुझे समस्या लिखवा दो कि जी हमारी ये समस्या है, और मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ, पहले दिन आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ना हुई तब कहना आप मुझे। ये वोट की शक्ति है, इसके आगे बड़े बड़े राजे महाराजे भी आपके पैर पकड़ते हैं, आगे प्राइम मिनिस्टर आपके पैर धोता है, नू थोड़ा धोता है। अगर वोट की शक्ति चली गई, आपके मोहल्लों में भी नहीं पैर रखने का कोई। ये वोट की शक्ति है, किसानों का ये लोन माफ हो जाता है। ये वोट की शक्ति है कि सरकार आपको राशन दे रही है, वरना सरकार को तो ये भी परवाह नहीं है कि आप मरो या जियो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आज़ादी हुए भी हमें जो है बात 75-76 साल हो गए, अब तो आँख खोल लो। अगर अब भी नहीं खोलोगे तो कब का इंतजार कर रहे हो? जब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी सब चीज़ें, जिब जागोगे क्या? यहाँ यो भी पढ़ना है क्या? सर नाम अंबेडकर बस्ती के लोगों को परेशान ना करे सरकार। अंबेडकर बस्ती हमारी, वहाँ क्या परेशानी है कोई बताओगा मुझे? एक आदमी बता दो खड़े हुए, क्या समस्या है बताइए। ये दो, इसे लेके बताओ जो ने सुना है। जब बाकी शांत रहियो भाई, ऑन कर दो।
लो जी, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। लो बताओ अपनी समस्या बताओ पहले आप। समस्या ठीक है, चल रहा समस्या ये सर है, हमारी अम्बेडकर बस्ती 50-55 साल से गरीब लोग और गरीब तबके के लोग हैं, वहाँ अपना जीवन बसर कर रहे हैं कच्चे पक्के। इम्पोर्टेंट बात है, ये समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। आज़ादी से पहले हम लोग बड़े पैमाने पर गांव के बाहरली तरफ निवास करा करते थे। 14 अगस्त 1947 को जो हमारी हालत थी, देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब भी हमारी वही हालात थी। ना तो हमें ज़मीन दी गई, ना रोजगार दिया गया, ना किसी संपत्ति में बंटवारा हुआ, ना उद्योग धंधों में बंटवारा हुआ, ना ही कोई पैसा दिया गया। पाकिस्तान भी बना, वहाँ के लोगों को भी पैसा दिया गया, भाई आप अपनी सरकार का चलाओगे। लेकिन यहाँ रहने वाले जो बहुत बड़ा तबका है बहुजन समाज का, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। वो थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करके जो ज़मीनें सरकारों ने उसके बाद में अलॉट की, उस पर काबिज हो गया। अब सरकार पिछली जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, ये सब जगह पे उन ज़मीनों को वापस लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्लोज दे रखा था इन्होंने कि ये ज़मीनें सरकार की, सरकार चाहे तो वापस ले सकती है। ये भी सच है कि सब कुछ सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो जनता ही बनाती है ना। आज हमारे जिस बिल्डिंगों में हम 50-50, 60 साल से रह रहे हैं, उन घरों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। ये एक जगह की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई के खिलाफ हमें मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार हमसे वो ज़मीन ले रही है, तो क्या तो उसके बदले में मुआवजा दे, या फिर उसके बदले में ऐसी पक्की ज़मीन हमें दे। अगर ये दोनों काम नहीं करिए तो सरकार की माँ ने दूध नहीं पिलाया, वो हमारी ज़मीन ले लेगी। ये बात सरकार याद रखे। अगर सरकार हमारे लोगों को कुचलने का काम करेगी कीड़े मकोड़े समझ के, तो फिर सरकार ये याद रखे कि फिर इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदल दिया जाएगा। ये बात सरकार अपनी दिमाग में अच्छी तरह। मीडिया के लोग यहाँ हैं, ये लोकतंत्र है, हम भी टैक्स देते हैं। जितना टैक्स अमीर दे रहे हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हमारी संख्या इस प्रदेश में ज़्यादा है। हमारा टैक्स लेके हमें ही लूटने का काम, हमें ही बर्बाद करने का काम करोगे, तो दिन में तारे दिखाने का काम जो है बहुजन समाज करेगा। सरकार याद रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ एक अम्बेडकर बस्ती के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे हरियाणा में जहाँ भी मेरी बात को आप पहुँचा देना, जहाँ भी इस तरह से हमारी ज़मीन छीनने का प्रयास हो रहा है, वो सारी जगह चिन्हित करके एक बड़ा आंदोलन हम हरियाणा में करेंगे और मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करेंगे कि ये अन्याय सहने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए। हमारे पुरखों ने अन्याय सहा था, क्योंकि तब हम पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये अन्याय हम सहने के लिए किसी भी कीमत पे। सरकार इसे हमारा चैलेंज माने और सरकार हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। इस बात को अच्छी तरह सरकार समझ ले। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होंगे, LIU IB के लोग भी होंगे। अगर सरकार ये मूर्खता कर बैठेगी ये सोच के कि ये तो कुछ बस्ती हैं, इनकी तो कोई आवाज़ नहीं सुनेगा, अभी इनके वाली वारिस हैं, अभी इनके रक्षक हैं, अभी इनके परिवार के लोग हैं, हम अपने खून का एक कतरा जो है आंदोलन में बहा देंगे, लेकिन अपने लोगों की जमीन ये हमारी जमीन है। जमीन की लड़ाई हम जमीन पर लड़ेंगे और अपनी एक एक गज जमीन को लेकर रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देने के, चाहे सरकार हो या कोई भी। और आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो आज अम्बेडकर बस्ती का मामला, कल आपके गांव गली में भी आओगी ये बात, क्योंकि मैंने बताया ना ये प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। अभी हल्द्वानी में इन्होंने इंतजाम किया, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। फिर इन्होंने ढगरानी उत्तराखंड में कल परसों रात में 250 घर तोड़ दिए। ये आग लगी है आपको बिल्कुल जीरो पे ले जाने की, आपकी जमीन छीन लेने की। अभी ये किसानों की जमीन छीनने के लिए कानून लाए थे। आप तैयार हो जाओ मेरे लोगों, वरना पछताना पड़ेगा आप लोगों को। फिर मैं बता रहा हूँ, जो लोग शहरों में बस रहे वहाँ प्लान ला रहे हैं, मास्टर प्लान, कभी चौड़ीकरण के नाम पे, कभी कि यहाँ मॉल बनाएंगे, यहाँ से मेट्रो निकालेंगे। हमारी बस्तियों से निकल रही है मेट्रो, वो मेट्रो नहीं निकल रही, हमें हमारी बस्तियों से उजाड़ने की तैयारी चल रही है। ये नहीं चाहते कि हमारे लोग शहरों में रहें, शहरों में काम करें, पढ़े लिखे और कामयाब हो। ये एक षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा और इसके खिलाफ सब लोगों को तैयार होकर मोर्चा लेना पड़ेगा। जैसे हमने
12 फरवरी को मध्य प्रदेश लाया था। ऐसे ही अगर सरकार नहीं मानी तो फिर हम यहाँ की राजधानी को भी जो है चंडीगढ़ ही बैठेगी भाई जी। चंडीगढ़ को भी हिलाने का काम जो है ना हम अपनी पूरी ताकत से करेंगे। सरकार इस बात को याद रखे। हम कोई चूक नहीं करने के, हम छीनने के बाद रोने का काम नहीं करने के। अब बहुत हो गया है। हम पहले से तैयारी करेंगे और जबरदस्त करके मोर्चा लेंगे और संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। हम किसानों की तरह जैसे किसान लड़े थे इस तरह से लड़ेंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छीनने देंगे। और उजाना जिंद में बाबा साहब, उजाना जिंद में बाबा साहब का स्टैचू सरकार ने उखाड़ा और झूठा आश्वासन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखो भाई मेरी बात सुन लो, इस पर मेरा मत थोड़ा सा विपरीत है आप लोगों से। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं मैं किताबों में हूं, जो ये कहते हैं मुझे पूजने की नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत है, उन बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान बनाने के अलावा हमने सारे काम बंद कर दिए उनके कहे हुए। उन्होंने कहा समाज से संगठित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा शिक्षित हो जाओ, वो नहीं हुए। उन्होंने कहा संघर्ष करो, वो नहीं कर रहे। बस उनकी स्टैचू लगा रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, ये समझ के हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, घर में पढ़कर सो रहे हैं। एक दिन जयंती के दिन याद करते हो, क्या कमाल की बात कर रहे हो यार। मैं कह रहा आप लगानी है ना अपनी सरकार बना के 100 फीट की लगाओ, जैसे सरदार पटेल साहब की लगाई है मोदी जी ने। आप भी लगाओ 100-1000 फीट की, लेकिन अपनी हैसियत तो बनाओ। मूर्ति तो हर गांव में लगी। बताओ आपकी जिंदगी बदल रही है क्या? गलत रास्ते चल रहे हो। मैं इस रास्ते का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने कहा कि मेरे मरने के बाद मैं जहां मैं मर जाऊं वहीं दफना देना, मेरी मंदिर मूर्ति मत बनाना, अपने बच्चों को हो सके तो पढ़ाना। अपने महापुरुषों की बात तो सुनो। बुद्ध ने भी कहा अपर दीपक बाबा, मैं भगवान नहीं हूं, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके अंदर है सारी ताकत। भाई किसी की तो सुन लो, मान्यवर काशीराम साहब की सुन लो, किसी की तो सुनो, सतगुरु रविदास जी महाराज की सुन लो, गुरु नानक देव की सुन लो, किसी की तो सुनो। आप तो सुनते भी किसी की नहीं। किसी के रास्ते में चलते तो बताओ आपका उद्धार कैसे हो जाएगा भाई? भाई आपके महापुरुष आपको रास्ता दिखा गए, आप नहीं चलोगे तो नुकसान किसका होगा बताओ? दिल्ली में तो वो 550 साल पुराना मामला था और आपके स्वाभिमान सम्मान का, तो वो तो हमने इसलिए लड़ा। लेकिन आप लोग ये तो सोचो कि आपकी तरक्की के रास्ते स्कूल से खुलेंगे या कहाँ से खुलेंगे? भाई मैं इस बात को देख के खुश हुआ कि आपने लाइब्रेरी बना रखी है, आपने इतना बढ़िया हॉल बना रखा, समाज बैठे या कोई आयोजन करे, आपने बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर रखा है, महापुरुषों की तस्वीरें लगा कोट कर रखे हैं, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन महापुरुषों के रास्ते में ना चल के उनको पूछ लो कैसे तरक्की हो जाएगी भाई बताओ? और स्कूल में जो किताबें हैं उनको सर पर रख के पढ़ो, सर पर रख के कामयाब हो गए या पढ़ के कामयाब हो गए बताओ? अगर सर पर रख के कामयाब होते तो भाई मुझे भी बता दो, फिर मैं कौन सी किताब रखूं जो थारी जिंदगी बदल जा। इसलिए सही रास्ते पर चलो तो तरक्की होगी, गलत रास्ते पर चलोगे तो गड्ढे में जाकर गिरोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे सभा में जाना है। आप हर गांव में अम्बेडकर भवन बनवा लो मेरे दे। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ताकत तो दे दो। मेरी बात नहीं सुनी भाई साहब? गुरुजी आपके पैर मट रहा है। रुक जाओ तो ये इनको बुलाओ। रविदास आश्रम कैथल है। अच्छा जी ठीक है, चलो भाई बताओ। हरियाणा में बहुत सालों से हर गांव में बाबा साहब का भवन है, संत श्रीमणि गुरु रविदास जी का भवन है, वहाँ पे साहब की बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है। अब पिछले 2-3 सालों से एक सिस्टम चल पड़ा, सरकार जो है उन जगहों को अवैध बता के और फोर्स बुला के बाबा साहब की प्रतिमाओं को उखाड़ने का काम करिए। खाली उजाना का मामला नहीं है, बहुत सारे गाँवों का मामला है। और यही नहीं जिस जगह पे बाबा साहब के भवन बने हुए हैं, नई पंचायत आ रही है, रेजुलेशन पास करके वो जगह भी वापस कॉमन लैंड में देने का काम करिए। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इस पे। इसके लिए हमने सरकार से कोई जवाब मांगा? सरकार से जवाब मांगा। सरकार बिल्कुल जो उखाड़ने वाले हैं मूर्तियाँ, वो सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग आपके खिलाफ हैं और हम परमिशन नहीं देंगे आगे आपकी मूर्तियों को एडजस्ट करने। आप इस पूरे मामले को अगर मुझे इसका बना कर दे दोगे रिपोर्ट कार्ड, फिर हम इस पर बात कर लेंगे। जब आप मुझे, और उसमें 2, 4, 6 ऐसे मामले हो जिनकी बहुत सारे मामले हैं सर, आपको जो आपकी बात को जस्टिफाई करता हो। ठीक है भाई, ये मामला संज्ञान में आ गया, इसमें आप लोग की मदद करेंगे।